बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के हवाले से आज वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर और अदालत के ऊपर कि उनके लिए केस लड़ना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपना केस खुद अदालत के सामने पेश कर रहे हैं वो इसी अदालत के जज हैं, जिस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे कहा कि आप इस बात पे बिल्कुल मत जाइए और आप अपना केस जो है उस पर ध्यान दीजिए। इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कह रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वैसे आज बार बार उठ रहे थे और आमिर रहमान साहब जब वफाक का केस पेश कर रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि आर्टिकल 187 के हवाले से आप कितनी गुफ्तगू और कर लेंगे। एक मौके के ऊपर तो उन्होंने आमिर रहमान साहब को अब जजिस को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि ये गलत स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करके उसके ऊपर अपना केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि आप बिल्कुल इस बात से तशवीश ना कीजिए क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं और हम सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। आज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी एक बहुत मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया अदालत के अंदर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि आमिर रहमान साहब उन्हें ये बताइए कि अदालत के अंदर ये जो तमाम तर मामला चल रहा है इसमें वफाकी हुकूमत का लोकस स्टैंड आए, यानी वफाकी हुकूमत कैसे अदालत के सामने अपना केस दे सकती है जबकि मामला रिव्यू जुरिस्डिक्शन के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अदालत के दरमियान है। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अदालत को कह रहे हैं कि आपने जो FPR को अहकामात पास किए थे अपने इस ऑर्डर में वो आप नहीं कर सकते थे, उसकी आपके पास इख्तियार नहीं था उसको करने के लिए और आपने गलत किया। तो इसमें कहीं आप बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवानों की तरह तो नहीं अपना केस अदालत के सामने रख रहे। ये भी इस बात की भी आपको वजाहत करनी होगी। और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब प्रोसीडिंग्स रैप अप कर रहे थे तो उन्होंने आमिर रहमान साहब को ये डायरेक्शन भी दी कि आप जब नेक्स्ट टाइम अपने आर्गूमेंट शुरू करें तो इन आर्गूमेंट्स को आप जो सवालात रेज़ किए गए हैं अदालत की तरफ से वो भी मद्देनज़र रखें। और क्या क्या सवालात आज अदालत की तरफ से किए गए वो भी पता करते हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कमरा अदालत के अंदर भी बैठे हुए थे और बड़े इन्हामाक से नोट्स ले रहे होते हैं और अपना इसके ऊपर व्लॉग भी करते हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का आज एक सवाल था, जिस सवाल मैं चाहता हूं कि आप ख़ुद रिलेट कर दें कि वो फैक्ट्स के हवाले से क्या बात कर रहे थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से क्या बात कर रहे थे। देखें, ये सारी जो आज की कार्रवाई हुई है उसके बाद अगर आप उसको निचोड़ लें ना तो जो आमिर रहमान साहब के आर्गूमेंट थे जिसके ऊपर उन्होंने कंक्लूड किया है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो 187 और 184(3) का इख्तियार समाअत सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने 187 को भी कहा है कि ये इनहेरेंट पावर है और ये बहुत एक वसी पावर है, बिल्कुल 184(3) की तरह से। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ हो चुका है, ऑर्डर हो चुका, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का FBR को भेजने वाला ऑर्डर की बात हो रही है कि मिसेस सरीना ईसा की जो ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से जो कार्रवाई होती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की सूरत में जो कि चेयरमैन FBR की रिपोर्ट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पहुंच चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर अदालत इस रिव्यू को की इजाज़त भी दे दे तो वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आ चुकी है उसको ना तो क्वैश किया जा सकता है ना कलअदम करार दिया जा सकता है, क्योंकि कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर हो या इस तरह की चीज़ तो आप क्वैश कर सकते हैं लेकिन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मेरे ज़हन में इस हवाले से सवाल उठ रहा है, आप प्लीज ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस वक्त सेशन के अंदर है क्योंकि जो रेफरेंस जो था वो अदालत ने ख़त्म कर दिया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने था, तो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल के काउंसिल के सामने रखी जा सकती उस रेफरेंस में जिसको गैर कानूनी करार दिया गया हो
अदालत उज़्मा की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, यही सवाल है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी किया था कि एक रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया और फिर उसके बाद जो है वो एक नई पर कार्रवाई करके और भिजवा दिया इधर। तो ये एक लीगल क्वेश्चन है जिसके ऊपर वो करेंगे, एक चीज़ ख़त्म हो गई उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता है। तो जो जहाँ तक आपकी बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इन सेशन है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, वो आइनी इदारा है, आइनी इदारा है जो कि आइन के अंदर तश्कील दे पा दिया गया है कि चीफ जस्टिस होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जजेस होंगे और ये 5 अरकान पर मुश्तमिल पीयर्स ऑफ द जुडिशरी जो है वो देख सकेंगे। अब उसका इजलास कब होता है या कब नहीं होता, सेक्रेटरी उसका रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये बिल्कुल उसके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो पड़ी है, वो जब चाहे उसको देख सकती है। और यही वो बात कर रहे थे कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो यही कह रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, कि एक फिज़िकल तो चीज़ मौजूद रहेगी, तो अब क्या उसको अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है रिव्यू, और फिर उस रिव्यू के बाद ये बात होगी कि उस ऑर्डर को जो कि अदालत ने दिया था वो गलत था, उसके ज़रिए एक आपने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स, तो उनकी फिर क्या हैसियत होती है। तो अब आमिर रहमान साहब ये कह रहे थे कि अब ये इंफॉर्मेशन है, अब इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई इसकी बुनियाद पर कर सकती है जो भी बनती है। तो वो ये कह रहे थे। उमर अता बंदयाल साहब भी ये कह रहे थे, जी प्लीज, उमर अता बंदयाल साहब भी ये कह रहे थे कि लेकिन अदालत ये तो कर सकती है कि अगर ये रिव्यू अलाउ कर दिया जाए तो रिव्यू अलाउ करने के बाद ऑल्दो कि एक गलत तरीक़ेकार से ली गई है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये तो कह सकती है। आमिर रहमान साहब ये कह रहे थे कि अब ये क्योंकि ये सारा कुछ हो चुका है तो अब एकेडमिक नेचर की जो है वो चीज़ आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अब कोई डायरेक्शन पास नहीं कर सकती है। तो आमिर रहमान साहब वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे जहन में ये सवाल बार बार आता है कि जिस रेफरेंस को आप ख़त्म कर दें, कहें कि ये गलत है, गैर आइनी है, इसको क्वाश कर दिया गया है, इसकी हैसियत ही ख़त्म कर दी गई है, तो जो उसमें आप एलिगेशंस लगी हों वो इंक्वायरी करवाएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से और कहें कि दोबारा इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दिया जाए। तो पहले आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन जो थी उसको ख़त्म किया या एज्यूम कर लिया और फिर उसको आगे बढ़ा के आपने कहा कि यही दोबारा एलिगेशंस जो हैं इनकी इंक्वायरी करवा के वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रख दिया जाए। तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद इंक्वायरी कर रही होती या खुद प्रोसीड कर रही होती तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार मौजूद होता कि वो खुद एफबीआर को डायरेक्ट कर देते कि हमें इस किस्म की रिपोर्ट चाहिए, बताइए? बिल्कुल, ये असल में तो जो ऑर्डर है वो यही है कि रेफरेंस क्वैश मामला हम एफबीआर को भेजते हैं और एफबीआर अपनी दो हिस्से हो गए ना, एक तो रेफरेंस क्वैश का मतलब क्या हुआ इसका अब यहीं पे जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो फेडरल हुकूमत से पूछ रहे हैं कि रेफरेंस तो आपका तो बनाया हुआ क्वैश हो गया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद कार्रवाई की है ना, तो जब अज खुद कार्रवाई की है तो आपका लोकस स्टैंड किया, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? आप जो 3 दिन से अदालत सुन रही है आपको, तो आप क्यों खड़े हैं? अगर अपने आप को जस्टिफाई तो करें कि हेलो मिस्टर, हु आर यू, ठीक है, गिव मी योर आईडी कार्ड, कि आप हैं कौन एक्चुअली, आप वो, तो ये मकसद है ना। तो यही वो बुनियादी सवाल है। अब यहाँ पे चीज़ जो है वो असल में सारी आके फंस गई है एफबीआर की उस रिपोर्ट के हवाले से। जी, हुकूमत की तरफ से आज जो आर्गूमेंट दिया गया है वो ये सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि आपने जो करना था आपने कर दिया। कल भी उन्होंने कहा था कि रिव्यू के अंदर जो जज अपना फैसला दे चुके हों वो जज भी अपना फैसला नहीं तब्दील कर सकते हैं, और कह रहे हैं कि अब ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है, ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है तो अब यहाँ ये कार्रवाई आप रिव्यू अलाउ भी कर दें या डिसमिस भी कर दें, ये एकेडमिक इन नेचर है। एकेडमिक इन नेचर से और आप अब वो पीस ऑफ पेपर जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कान अगर इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, रेफरेंस के अंदर जो एलिगेशंस हैं वो किसी ना किसी सूरत के अंदर मौजूद हैं और दोबारा फुल सर्कल फिर के घुमा के मामला वहीं पर आ जाए। बहरहाल ये अभी डिसाइड होना है, इसके ऊपर डिसीजन कोई नहीं हुआ। आज जो
अदालत के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब जो बार बार उठ रहे थे, बैठ रहे थे, और फिर जो आमिर रहमान साहब उनके हवाले से आज तो उन्होंने कह दिया कि जी मेरे लिए तो केस लड़ना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब इस जज हैं और इसी अदालत के जज हैं। यानी वो जजेस को कह रहे थे कि ये आपके कॉलीग हैं, तो इसलिए इनको को बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड दिया कि काजी फायज़ ईसा साहब को जजेस जो है बहुत खुली छुट्टी देते हैं। नहीं, वो मेरा ख्याल में वो ये था क्योंकि ये मुसलसल चल रहा है कि पहली बात तो ये है काजी साहब मुसलसल एतराज़ ये कर रहे हैं कि इनका लोकस स्टैंड आई क्या है, ये क्यों खड़े हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा एतराज़ ये है कि अदालत इनको सुन रही है और फिर एक लंबी वो कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाबर सत्तार की रिपोर्ट दोबारा पढ़ता हूँ, तो उसके ऊपर काजी फायज़ ईसा खड़े हुए, उन्होंने कहा ये फिर रेपिटेशन कर रहे हैं और इस रेपिटेशन करने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ यही है कि केस को लटकाया जाए। तो ये क्यों लटकाया जाए, तो इस पे काजी फायज़ ईसा साहब का एतराज़ था। और फिर यही एतराज़ उन्होंने फिर किया, उन्होंने फिर वो जिस रिपोर्ट उन्होंने कहा मैं ये ओन करता हूँ, मैं कब कह रहा हूँ मैं डिनाई, टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो जब ये बात आई तो ज़ाहिर है आमिर रहमान साहब पहले भी थे तो वो ज़रा थोड़े से हर्ट हुए। अब वो उन्होंने ज़ाहिर है इस चीज़ को करना तो था हाईलाइट, तो उन्होंने भी बहरहाल वो भी वकील हैं, वो हर्ट हुए कि जनाब आप जज साहब हैं, मैं तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। तो उस पर जैसे काजी फायज़ साहब भी खड़े, उन्होंने कहा मैं कोई जज, अब मैं एक बहुत ही हकीर इंसान हूँ, ठीक है। और इस पे मंजूर मलिक साहब और उन्होंने कहा कि आप शरीफ ना करें जी, काजी साहब तुसी भी बैठ जो ना यार, खुदा दा। मंजूर मलिक साहब का अपना एक स्टाइल है, उसमें वो कह रहे थे काजी मोहम्मद अमीन साहब की भी, हाँ काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा, उन्होंने कहा मिस्टर ये कोई आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो एडवोकेसी है, आप एडवोकेसी, आर्ट ऑफ एडवोकेसी यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें और अपनी बात जो है उसको पहुंचाएं। बिल्कुल। वो अब काजी अमीन साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कह रहे थे कि जो एडवोकेसी है इट इज़ एन आर्ट ऑफ परसुएशन, यानी कि जजेस को मनाने का, अपनी बात मनवाने का आर्ट है, नॉट कन्फ्रंटेशन, लड़ाई करने का आर्ट नहीं है। आपने जिक्र किया FBI की उस रिपोर्ट के हवाले से जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने बैठी हुई है और वफाक कह रहा है कि जनाब एनू कुछ ना करो, एनू जान दियो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नू सुनन दो, ये कह रहे। ये रिपोर्ट अदालत के सामने मौजूद है। सरीना ईसा साहिबा ने इसके ऊपर एहतजाज किया था, इसके ऊपर काजी फायज़ ईसा साहब ने भी कहा था कि ये सामने कैसे आ गई, हमने तो मांगी नहीं थी, इसकी फ़ोटो कॉपीज़ होती रहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजेस को मिलती रही। आज जो है वो उमर अता बंदयाल साहब ने भी ये मान लिया कि ये रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। ये क्या रिपोर्ट है और मामला क्या है? नहीं देखें, मामला वही है, मैंने भी रिपोर्ट नहीं देखी है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुबैना तौर के ऊपर है कि कुछ उस रिपोर्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट हो चुका है। वो जाहिद किशकोरी साहब जो है उनकी कोई एक स्टोरी थी कि कोई जॉइंट अकाउंट है या क्या है, लेकिन ये वही हाफ जो कुकड इन्फॉर्मेशन है, आधी है, पूरी नहीं है मेरे पास, तो या सुनी सुनाई बातें हमारे पास नहीं है। तो ये मांगी थी कोर्ट में, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मांगी थी। मिसेस सरीना ईसा जब अपने आर्गूमेंट्स दे रही थी तो उन्होंने अपने साथ जो होने वाली रूदात थी वो बताते, उन्होंने एक मौके पे कह दिया था कि हमें तो वो FBI की रिपोर्ट तक नहीं मिली, तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने ना हम आपको लेके देते हैं। उस पर ये कि ये काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि वो पता नहीं कोई शायद नेशनल सीक्रेट है, तो उन्होंने कहा हम आपको अभी लेके देते हैं, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मंगवा के ऑर्डर किया कि ये रिपोर्ट दी जाए। लेकिन वो उस दिन सारा दिन रिपोर्ट नहीं दी गई, काजी फायज़ ईसा को रिपोर्ट नहीं दी गई। फिर अगले दिन सरीना ईसा साहिबा चैम्बर में इंतजार भी करती रही उस रिपोर्ट के लिए जी, और फिर उनको बताया भी गया, ये भी उन्होंने सारा लिखा है अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर कि जनाब हम सारा दिन इंतजार करते, रीडर ने हमें कहा कि फ़ोटो कॉपीज़ हो रही हैं लेकिन नहीं दी गई है। और फिर मेरी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राजदारी है मेरी, वो मैं अपने तौर पर वॉलंटियर तो कर सकती हूँ, लेकिन कोई किसी और को उसको देखने की इजाज़त नहीं हो सकती। इवन इन जज साहिबान को भी इसको देखने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट जो है वो उसके ऊपर उठाया था, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम तो ऑर्डर कर चुके हैं और अब तो रिकॉर्ड पे है वो, ठीक, तो काजी फायज़ ईसा का जो भी है मैं उसको नहीं लूँगा। आज उन्हें कमरा अदालत के अंदर वो रिपोर्ट देने की कोशिश भी की गई और काजी साहब ने उस कोर्ट के असिस्टेंट से कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये रिपोर्ट, ले जाएं आप इसको, उनको कॉपी देने की कोशिश की गई आज कमरा अदालत के अंदर। नहीं,
वो जो थी वो आपको याद है वो मिसेस सरीना ईसा का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पढ़ने की कोशिश पढ़ रहे थे, तो उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। उनका जो मिसेस सरीना ईसा ने जो वीडियो लिंक के ऊपर बयान, मिसेस सरीना ईसा ने भी उठ के कहा कि ये हमारे पास नहीं है, वीडियो लिंक है, वो वीडियो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करें। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि मेरे पास है ही नहीं है, मैं ये क्या है, ये कहाँ से आई है, क्यों कर रही है, एक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, व्हाई शुड आई। ठीक है, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट जो सरीना ईसा साहिबा के ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से वो पढ़ रहे थे कि वो अदालत इस कार्रवाई का हिस्सा बन सकती है या नहीं बन सकती है। आज जो अहकामात पास किए गए हैं आमिर रहमान साहब के लिए और मंडे तक के लिए प्रोसीडिंग्स चली गई हैं, काजी फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि आप जल्दी क्यों उठ रहे हैं। आज उन्होंने 10 जजों को मुखातिब करते हुए ये कहा, जब वो उठ रहे थे, मेरा ख्याल है को 2-3-4 सेकंड्स पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि आप उठने जा रहे हैं, तो आप क्यों उठ रहे हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि आज जो 1 घंटा तकरीबन रह गया है समात का, उसमें आप अपने जो तमाम तर आर्गूमेंट्स हैं इनके सुन लें, मुझे भी रिबटल के अंदर यानी कि मैंने जो जवाब देना है वो भी सुन लें और केस को ख़त्म कर दें। आप क्यों इस केस को जो है एडजर्न कर रहे हैं और मंडे तक लेके जा रहे हैं, जिसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि हमें इनको सुनना है, हमने आपको इतना मौका दिया है, आप बताइए आपको कितना मौका दिया गया है। काजी फाइज ईसा साहब चंद दिन तो अपना केस जो है आर्गू करते रहे और आमिर रहमान साहब जो हैं वो कल से अपना केस आर्गू कर रहे हैं। बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब का ये कहना था कि इसको आज ख़त्म किया जा सकता है किसी न किसी सूरत के अंदर और आप जो है इस केस को निपटा दीजिए। ये जो अदालत के अंदर आपको बार बार इस बात के हवाले से, कल भी मकबूल बाकिर साहब ने जब ये बात की थी तो उस पर जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो हैं वो नालां हो गए थे, कोर्ट से उठ के जाने की बातें कर रहे थे कि हम चले जाएंगे अगर दोबारा मकबूल बाकिर साहब ने कहा इनको कि केस जो है वाइंड अप कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर होने जा रहे हैं 28 तारीख को और उस तारीख से पहले अगर ये केस रैप अप होता है तो इसके ऊपर किसी किस्म का शॉर्ट ऑर्डर आने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन अगर ये इस महीने की 28 तारीख के करीब समाअत चली जाती है तो फिर जस्टिस मंजूर मलिक साहब के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो इस केस में अपने फैसले में शामिल हो सकें, वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंजूर मलिक साहब के बारे में हम ये भी आपको बता दें कि ये वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की उस दरख्वास्त के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने अपना फैसला उनके हक में दिया था। जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने उन्होंने आर्टिकल 19A के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आर्गूमेंट्स के मुताबिक उन्होंने बात की थी और कहा था कि ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब का चले जाना क्या काजी फाइज ईसा साहब के लिए नुकसानदेह होगा, सूदमंद होगा? मुकदमे का अपना क्या बनेगा? अगर किसी किस्म का ये प्रेसिडेंट तो नज़ीर तो मौजूद है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए और वो रिटायर होने से पहले शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर साइन कर दे तो बाद में डिटेल्ड रीजनिंग दे सकता है, अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हों, किसी किस्म के अहकामात पास ना किए गए हों और वो जज साहब जो हैं हिस्सा बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जो आपको अदालत के अंदर बार बार समाअत को ख़त्म करने की, आर्गूमेंट्स को जल्द रैप अप करने की बात की जाती है, ये इस तनाजुर के अंदर बात की जाती है। काजी फाइज ईसा साहब को भी मकबूल बाकिर साहब ने कह रखा था कि आप इसको क्विकली रैप अप कर लें, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने आर्गूमेंट्स कर लें। ये तमाम चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं और आज भी इसका अमली तौर पर जो आर्गूमेंट था, काजी फाइज ईसा साहब जो कह रहे थे कि आप इसको आज आर्गूमेंट्स कंक्लूड करवा लें, वो देखने में आया। बहरहाल समाअत जो है अब मंडे तक चली गई है। वफाकी हुकूमत जो है वो कह रही है अदालत से कि आपका तमाम तर फैसला वो ठीक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो रिपोर्ट दी है वो भी ठीक है। आप आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत बहुत वसी इख्तियारात रखते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो ये है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड,
उसके बारे में आज भी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे आमिर रहमान साहब या एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे थे कि ये राइट कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि हर केस के अंदर आपको ये राइट नहीं दिया जा सकता कि आप क्लेम करें कि मुझे सुना नहीं गया और मेरे खिलाफ ये ऑर्डर पास कर दिया गया, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट हो गया। उन्होंने कहा ये एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने 2-3 जजमेंट्स भी इस हवाले से अदालत को दी। एक उसमें से टैक्स मैटर के हवाले से कोई कमिश्नर का फैसला था, इस तरह की 2-3 जजमेंट्स उन्होंने दी हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको कहा जाता है कि इंसाफ की देने की जो मंजिल जिस चीज़ पे खड़ी होती है, जो स्ट्रक्चर जिस चीज़ के ऊपर खड़ा होता है, वो यही होता है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपने उसको सुने बगैर कैसे फ़ैसला देना है, ये बात वो की जाती है। और आज उसके हवाले से मंसूर अली शाह साहब पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी इस हवाले से आमिर रहमान साहब उनका जवाब देते रहे। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर यानी कि मंडे को अब जब समाअत होगी तो मज़ीद केस के अंदर प्रोग्रेस होगी, आपको हम रिपोर्ट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।